हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डार्विन का सिद्धांत जो है, या अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, डार्विनावाद। तो देखिए, डार्विन या डार्विनावाद का जो सिद्धांत है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, डार्विन का जो सिद्धांत है या डार्विनावाद है, यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, डार्विन के अनुसार जो भी प्राणी है यानी जो भी जीव होते हैं वो अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूल बना करके जीवित रहते हैं। यानी जो भी जीव है यदि वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित बना करके क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। लेकिन और क्या करते हैं, देखिए, और संतति को भी उत्पन्न करते हैं यदि अनुकूलन सही है उनमें, यानी वातावरण के अनुसार यदि वो अपने आप को ढाल लेता है कोई भी जीव, तो उनमें से क्या होता है, तथा साथ ही साथ ये संतति को भी उत्पन्न करते हैं, यानी अपने समान जीव को भी पैदा करते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि मान लीजिए अनुकूलन ना कर पाया कोई प्राणी, मान लीजिए जो अनुकूलन नहीं कर पाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात वो जीव क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं बना पाते हैं, जिस कारण से जीव क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और डार्विन ने अपने इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। डार्विन ने इस सिद्धांत को क्या नाम दिया, प्राकृतिक चयन सिद्धांत का नाम दिया। देखिए, डार्विन ने अपने इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयन सिद्धांत का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी इनकी प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी इनकी जो सिद्धांत है ये प्रकृति पर आधारित है। यानी इनका कहना है कि प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान या रोल होता है किसके ऊपर, जीवों के ऊपर। क्योंकि यदि प्राकृतिक में अनुकूल वातावरण यदि जीवों को मिल जाता है तो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि अनुकूलन सही नहीं मिल पाता है या वातावरण अनुकूल नहीं मिल पाता है तो जीव क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं या दूसरी जगह उनका पलायन हो जाता है। तो इस प्रकार से डार्विन ने क्या बताया कि जो जीवों की उत्पत्ति है, या हम कह सकते हैं जो जीवों की संतान उत्पत्ति करने की क्षमता है, इनमें क्या होता है, यदि प्राकृतिक में वातावरण अनुकूल है तभी वो जीव अपने आप को जीवन संघर्ष में सफल बना सकते हैं, अर्थात वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं। डार्विन ने अपने इस सिद्धांत को क्या नाम दिया, प्राकृतिक चयन सिद्धांत का नाम दिया, क्योंकि वातावरण का जीवों के ऊपर विशेष महत्व पड़ता है, इसलिए इसको प्राकृतिक चयन का ही सिद्धांत नाम दिया गया। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों, तो डार्विन का जो सिद्धांत है, डार्विनावाद के कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिन तथ्यों के ऊपर यह डार्विनावाद आधारित है। यानी डार्विन ने जो मुख्य बिंदु कहे वो निम्नानुसार है। देखिए, सबसे इसमें पहला क्या है, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष का मतलब होता है कि हर एक प्राणी, देखिए, दिन पर दिन जीवों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसमें है क्या कि जो जीवन संघर्ष है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संघर्ष यानी परिश्रम। तो देखिए, इनमें यदि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यदि हम बात करें तो जो भी जीव है उनमें भोजन, जल, प्रकाश व सुरक्षित स्थान के लिए जीवों में संघर्ष होने लगता है। अब वातावरण में रहने के लिए भी जीवों की संख्या जब बढ़ जाती है तो जीवों में आपस में ही संघर्ष छिड़ जाता है। अब यदि उन संघर्ष में जो जीव जीवित रह पाता है, यानी संघर्ष में हम कह सकते हैं कि जो जीव जो है एक दूसरे को हरा देते हैं या एक दूसरे से जीत जाते हैं जीवन संघर्ष में, वही अपने आप को जीवित रह सकते हैं या वही अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ये माना गया कि जीवन संघर्ष में क्या है कि आपस में जीवों में क्या छिड़ जाता है, भोजन के लिए, जल के लिए व सुरक्षित स्थान के लिए जीवों में आपस में ही संघर्ष छिड़ जाता है। और जो जीव संघर्ष में जीवित रह पाते हैं वही लोग जो है वातावरण के अनुसार जीवित रह सकते हैं। तो डार्विन ने क्या कहा कि जीवन संघर्ष का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि आपस में ही जीवों में क्या हो जाता है, भोजन के लिए तथा सुरक्षित स्थानों के लिए यानी खाने के लिए भी क्या हो जाता है, आपस में संघर्ष छिड़ जाता है। और जो जीव संघर्ष में जीत जाते हैं वही जो है जीवन यापन कर पाते हैं, यानी आगे जो है उन्हीं के जीव जो है आ पाते हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि जीवन संघर्ष का भी विशेष योगदान होता है किसमें, प्राकृतिक चयन में या प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। वहीं दूसरा क्या कहा इन्होंने कि योग्यतम की अतिजीविता, मतलब जो जीव योग्य है, मान लीजिए जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, ऐसे जीव जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वे ही जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। यानी ऐसे जीव जिनको कि सही वातावरण मिला है वही आपस में आगे चल करके अपने आप को जीवित रख पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि मान लीजिए कोई जीवों में हानिकारक विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, किसी भी कारण से, वो वातावरण के कारणों से भी हो सकती है, तो देखिए, यदि जीवों में आपस में हानिकारक विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है तो उन जीवों की जीवन संघर्ष में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और आगे वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इस प्रकार से योग्यतम की अतिजीविता का मतलब क्या है कि वही जीव जीवन संघर्ष में सफल हो पाते हैं जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वहीं जिनमें हानिकारक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो जीव अपने आप को वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, या जीवन संघर्ष में वो जीव क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले जाते हैं।
अब इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि नई जातियों की उत्पत्ति। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यदि डार्विन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि जो नई जातियों की उत्पत्ति है ये किसके परिणाम स्वरूप ही होती है, ये वातावरण में विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप ही होती है। अब देखिए डार्विन के अनुसार डार्विन ने क्या कहा कि वातावरण के प्रति अनुकूलन से देखिए जो पैदा हुई जाति होती है, देखिए डार्विन के अनुसार वातावरण के प्रति अनुकूलन से पैदा हुई विभिन्न जातियां जो है, विभिन्नता जो होती है, ये धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि वातावरण में अनुकूलन के अनुसार जीवों में थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं जो होती है ये एकत्रित होती चली जाती है। अब देखिए क्या होता है, एकत्रित हो जाती है, वहीं जिससे एक जाति के जीव जो हैं वो अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे विभिन्नता इतनी बढ़ जाती है कि ये जीव, एक जाति के जीव दूसरे जाति से भिन्न होने लगते हैं धीरे धीरे। और ये विभिन्नता जब इतनी बढ़ जाती है कि नए जीव जो हैं एक अलग जाति के रूप में बदल जाते हैं। देखिए वातावरण के अनुसार जीवों में जब अनुकूलन हुआ तो इनमें विभिन्नताएं आई और विभिन्नताएं इस कदर बढ़ गई कि एक जीव जो है दूसरे जीव से अलग दिखने लगा और इसके परिणाम स्वरूप अंत में हुआ क्या कि धीरे धीरे इतनी विभिन्नता बढ़ गई कि एक नए जीव जो है एक अलग जाति के रूप में ही बदल गया। यानी एक जो नया जीव है वो जो अगला नया जीव आएगा, मान लीजिए जैसे माता पिता उनसे जो अगली संतान आएगी वो पूरी की पूरी तरह से उनसे भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि धीरे धीरे विभिन्नताएं जो उत्पन्न हो रही है ये वातावरण के प्रति अनुकूलन से उत्पन्न होती है और धीरे धीरे इनमें इतनी सारी विभिन्नताएं आ जाती है कि अपने एक जाति से दूसरी जाति में जब ये जाते हैं तो इनमें इतनी सारी विभिन्नताएं हो जाती है कि ये एक अलग जाति के रूप में ही दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो डार्विन ने क्या कहा कि प्राकृतिक वर्णवाद के अनुसार ही या प्राकृतिक संतुलन के अनुसार ही या हम कह सकते हैं डार्विनावाद के अनुसार ही नई जातियों में देखिए जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है, क्योंकि जातियों में वातावरण में अनुकूलन के परिणाम स्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताओं से ही तो नई जाति का विकास होता है। हमने चैप्टर 1 में भी आपको पढ़ाया था। तो विभिन्नता से क्या होता है कि नई जातियों का निर्माण होता है। अब इस प्रकार से देखिए एक जाति है वो दूसरे जाति से भिन्न बिल्कुल दिखाई देने लगती है, इस प्रकार एक नई जाति के रूप में बदल जाती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद देखिए जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, जीवों में प्रजनन क्षमता का अधिक पाया जाना। अब देखिए जीवों में क्या होता है, डार्विन ने क्या बताया कि वातावरण के अनुसार जो अनुकूल तापमान में जीव अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं उनमें प्रजनन क्षमता भी अधिक विकसित हो जाती है। यानी उनमें अपने ही अनुसार, यदि हम ओवरऑल पेड़ पौधों में भी बात करें या हम जंतुओं में भी बात करें तो इनमें अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता जो है उत्पन्न हो जाती है। यानी जब जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो वातावरण का यदि सही प्रभाव रहा तो ये अधिक मात्रा में अनुकूलन करते हैं और अधिक मात्रा में प्रजनन क्षमता इनमें विकसित हो जाती है। अब देखिए विकसित ऐसे हो जाती है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे एक स्कैरिस है। स्कैरिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्कैरिस। तो देखिए ये जो स्कैरिस होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थवर्म। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवर्म। तो देखिए इस स्कैरिस को हम इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं और इस स्कैरिस के अलावा हम केचुए को भी अर्थवर्म से ही डिनोट करते हैं। देखिए इसके अलावा जो केचुआ होता है तो केचुआ को भी हम क्या कहते हैं, केचुआ को भी हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म ही कहते हैं इंग्लिश में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने जब आपको वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति पढ़ाई है उसमें हमने क्या बताया था कि आपस में देखिए ऐसे कुछ जीव ऐसे होते हैं कि आपस में अलग अलग जीवों के लिए एक ही नाम प्रयोग किया जाता है, यह जीवों में मान्य होते हैं। तो देखिए जैसे स्कैरिस और अर्थवर्म, स्कैरिस और केचुआ दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड अर्थवर्म का यूज किया जाता है। तो यह भी एक वैज्ञानिक नामकरण पद्धति का सिद्धांत था जो कि वैज्ञानिक नामकरण का जो नियम था या रूल्स था उसमें हमने आपको बताया था। तो देखिए स्कैरिस जो होता है ये लगभग 2.5 करोड़, ये देखिए ये लगभग 2.5 करोड़, ये लगभग 2.5 करोड़ अंडे देता है। तो इस प्रकार से इनमें प्रजनन क्षमता इतनी अत्यधिक मात्रा में विकसित हो जाती है जीवों में। तो चौथा पॉइंट क्या है इनका, डार्विनावाद का कहना है कि जीवों में प्रजनन क्षमता भी अधिक पाई जाती है, जिस कारण से जीव अधिक से अधिक प्रजनन करते हैं और अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे डार्विनावाद से संबंधित जो प्रमुख 4 तथ्य हैं, पहला है जीवन संघर्ष। हर एक जीव में क्या होता है, आपस में रहने के लिए, भोजन के लिए आपस में जीवन संघर्ष छिड़ जाता है, और जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं वही व्यक्ति आगे अपने आप को वातावरण में जीवित रख पाते हैं। वहीं दूसरा क्या था, योग्यतम क्या थी, जीविता, यानी जो जीव योग्य होगा, यानी जहां पे लाभदायक विभिन्नता या लाभदायक अनुकूल परिस्थितियां होगी वहां पे जीव अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। और इसके विपरीत यदि जहां पे मान लीजिए हानिकारक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वहां पे जीव अपने आप को सर्वाइव नहीं रख पाएंगे। वहीं यदि हम बात करें तीसरा क्या है, नई जातियों की उत्पत्ति। तो हमने बताया कि डार्विनावाद के अनुसार क्या कहा गया कि वातावरण में अनुकूलन के प्रति क्या होता है कि विभिन्नता पैदा होती है। अब अनुकूलन से जब विभिन्नता पैदा होती है तो एक कंडीशन या एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वहां पे जीवों में आपस में क्या हो जाता है, धीरे धीरे कई सारी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। अब विभिन्नताएं कभी कभी इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती हैं कि आपस में एक जाति के जो जीव हैं वो दूसरी जाति से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपस में इनमें इतनी सारी विभिन्नताएं आ जाती है कि एक जाति का जो जीव है वो अगली जाति के बिल्कुल विभिन्न दिखाई देने लगता है। तो नई जातियों की इस प्रकार से उत्पत्ति हो जाती है। चौथा क्या, जीवों में प्रजनन की क्षमता का अधिक पाया जाना। तो चौथा पॉइंट यही है कि वातावरण के अनुकूल जीवों में क्या होता है कि अपने आप में अधिक प्रजनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिस कारण से जीव अधिक से अधिक प्रजनन करता है और वातावरण में अपनी अनुकूलता या अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमुख बिंदु हैं किसके, डार्विनावाद के या डार्विन के सिद्धांत के। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताएंगे कि इसमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 2-3 यहां से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पहला क्या है, इसमें से पहला तो ये है कि देखिए डार्विन की एक पुस्तक है, डार्विन की एक पुस्तक यानी कि बुक है जिसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की उत्पत्ति। यदि हम इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, जातियों की उत्पत्ति। तो देखिए ये डार्विन की एक फेमस बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की उत्पत्ति। तो देखिए जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, जातियों की उत्पत्ति है, इन्होंने डार्विनावाद को जो है इसी पुस्तक में डिटेल से रखा है। अब यदि बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि देखिए जो डार्विन की जहाज थी, तो डार्विन की जहाज का नाम क्या था। डार्विन ने एक जहाज में बैठ के यात्रा की थी, वहां उन्होंने यात्रा करते समय ही कई सारे जीवों के बारे में या कई सारे वातावरण के प्रति अनुकूलन से संबंधित जीवों के बारे में खोज निकाला था। तो उन्होंने जिस जहाज में बैठ के यात्रा की थी उसका नाम क्या था, बीगल। तो उन्होंने बीगल नामक जहाज में बैठ के यात्रा की थी। अब देखिए डार्विन का जो सिद्धांत है वो तो चूंकि डार्विनावाद है, तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो वो प्राकृतिक चयन पर आधारित है। तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, प्राकृतिक चयन पर, प्राकृतिक चयन पर आधारित है। तो इस प्रकार ये 3-4 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है डार्विन से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।